हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों आज है हमारी रीजनिंग की पार्ट संख्या 81 यानी कि 81। आज की इस क्लास में साथियों हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अचार खट्टा और संतरा। अचार खट्टा और संतरा में से बताना है दोस्तों कौन सा वेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है मधुमक्खी छत्ता अगर मधुमक्खी से संबंधित है तो ऊंचा नीड़ किससे संबंधित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो कि दर्पण प्रतिबिंब का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसके बारे में भी जानेंगे। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है, तो दोस्तों इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इससे पहले यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य परीक्षा जैसे आपकी राजस्थान पटवार, इसके अतिरिक्त आपकी मध्य प्रदेश पटवारी या फिर उत्तर प्रदेश लेखपाल या फिर बीएसएससी की परीक्षा या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा या फिर कोई भी परीक्षा जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, दोस्तों उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत बहुत शानदार साबित होने वाली है। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आज की अगली इन्फॉर्मेशन है, यदि दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, यदि आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको प्रतिदिन क्लास से संबंधित पीडीएफ और इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आज के पहले क्वेश्चन में कहा है कि अगर छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है, कह रहा है कि अगर छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है तो ऊंचा नीड़ का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए साथी, अगर हम बात कर लेते हैं छत्ता की, किसकी, छत्ता की, तो जो छत्ता होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा बनाया गया एक प्रकार का घोंसला होता है जहां पर मधुमक्खियां अपने बच्चों को रखती हैं और बच्चों को जो रखती हैं वहां पर छत्ता में रखती हैं और उसके अतिरिक्त उन बच्चों के खाने के लिए जो पदार्थ रखा जाता है उसे शहद कहते हैं। यानी कि मधुमक्खियां अपने रहने के लिए घर बनाती हैं जिसका नाम छत्ता होता है, या फिर बच्चों को रखने के लिए एक घर बनाती हैं जिसका नाम छत्ता होता है। उसी प्रकार ऊंचा नीड़, ऊंचा नीड़ का मतलब क्या है, ऊंचाई पर स्थित घोंसला। ऊंचाई पर स्थित घोंसला, इन ऑप्शन में से आप बताएंगे दोस्तों कौन से ऑप्शन के अनुसार पता चल जाएगा कि ऐसा वह पक्षी है जो आपका ऊंचाई पर स्थित घोंसला बनाता है। तो अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गरुड़। जो गरुड़ होता है दोस्तों, याद रखेंगे, जो गरुड़ होता है, गरुड़ का ऊंचाई पर बहुत ज्यादा स्थित घोंसला होता है। याद रखेंगे जो ऊंचा नीड़ होता है वो कौन बनाता है साथियों, गरुड़ बनाता है। और इस प्रकार से हम कहेंगे जो क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा गरुड़ आ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का ही क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर सादृश्यता का क्वेश्चन है यानी कि एनालॉजी का। कह रहा है अगर 12 का संबंध दोस्तों 30 से है, अगर 12 का संबंध 30 से है तो 20 का संबंध किससे हो जाएगा, ये बताना है साथियों। चलिए इसके लॉजिक को क्रैक करते हैं। अगर आप इसके लॉजिक को समझेंगे तो क्या दोस्तों हम 12 में से 8 जोड़ दें, 12 में से 8 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसी प्रकार माफी चाहेंगे 12 में से अगर हम 18 जोड़ दें, सॉरी यहाँ पर कह रहा 12 में से अगर 18 जोड़ दें तो हमारा 30 आ जाएगा। उसी प्रकार 20 में यदि 18 जोड़ दें, 20 में यदि 18 जोड़ दें तो हमारा क्या आना चाहिए, 38 आना चाहिए। तो किसी भी ऑप्शन में आप देखेंगे 38 नहीं है। जब ये लॉजिक नहीं बन रहा है तो सर इसका लॉजिक क्या बन रहा है, तो आप इसके लॉजिक को गौर से समझिए। यहाँ पर लिखा है 12 और इसको कुछ इस तरह से लिखा गया है 3 गुणा 4। क्या लिखा गया है, गौर से समझिएगा इसको दोस्तों। जो 12 लिखा है उसको लिखा है 3 गुणा 4। उसी प्रकार यहाँ पर जो ये क्या है 30, ये जो 30 है इसको लिखा गया है साथियों 5 गुणा 6। गौर से समझिए क्या लिखा गया है, पहले 3 गुणा 4 फिर 5 गुणा 6।
उसी प्रकार ये जो 20 है, इस 20 को दोस्तों लिखा जाएगा 4 गुणा 5। क्या लिखा जाएगा, याद रखेंगे, ये जो 20 है इसको लिखा जाएगा दोस्तों 4 गुणा 5। और उसी के बाद ऐसा कौन सा नंबर आना चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो अगले नंबर पर आ जाए। तो दोस्तों अगर इसका लॉजिक समझेंगे, देखिए 3 के बाद 4 है, 3 के बाद 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो 4 के बाद 5 है, तो अगला क्या आना चाहिए, 6 और 7 आना चाहिए। कुछ इस तरह से देखिए 3 के बाद क्या है दोस्तों, गौर से समझिए, 4, 5 और 6। तो 4 के बाद 5, 6 और 7, तो इस तरह से आना चाहिए। तो आप देखेंगे 6 गुणा 7 का जो मतलब होता है वो दोस्तों हमारा 42 होता है। क्या होता है, 42 होता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एक कूट भाषा में ये क्या लिखा है, फुल FNHW, इसको क्रिकेट लिखा जाता है, तो EULGH को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताना है। EULGH को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसका क्या कर लेते हैं हम दोस्तों, प्लेस वैल्यू रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, याद रखेंगे प्लेस वैल्यू। तो इसको देखते हैं, इसको सबसे पहले देखते हैं तो क्या आएगा। आप कहेंगे F आता है 6 पर। क्या आता है, F आता है 6 पर, और इसके बाद U आता है 21 पर, इसके बाद L आता है 12 पर, इसके बाद F 6 पर, उसके बाद फिर हमारा N 14 पर, और आगे H 8 पर यानी 8 पर, और उसके बाद W हो जाएगा 23 पर। अब साथियों अगर आप इसको गौर से समझेंगे, इसको अगर आप लोग गौर से समझेंगे तो क्या लिखा गया है, चलिए इनके सामने एरो लगा देते हैं। तो इसको लिखा क्या गया है ये समझना है। इसको लिखा गया है C, यानी कि दोस्तों 3, प्लेस वैल्यू 3, R मतलब 18 और I मतलब 9, और दोस्तों आगे देखेंगे C मतलब 3, उसके बाद देखेंगे K मतलब 11, और आगे देखेंगे E मतलब 5, और आगे देखेंगे T मतलब 20। तो इसमें अगर लॉजिक को देखेंगे गौर से समझेंगे, कह रहा है 6 में से अगर 3 को घटा दें तो 3 आ जाएगा, 21 में से यदि 3 को घटा दें तो 18 आ जाएगा, और 12 में से 3 को घटा दें तो 9 आ जाएगा। उसी प्रकार 6 में से 3 घटा दें तो 3 आ जाएगा, और 14 में से 3 घटा दें 11 आ जाएगा, 8 में से 3 घटा दें 5 आ जाएगा, और 23 में से 3 घटा दें तो 20 आ जाएगा। यानी कि ये जो लॉजिक बन रहा है सारा का सारा खेला यहीं पर हो रहा है दोस्तों, सारे के सारे में -3 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, याद रखेंगे सभी जो नंबर दे रखे हैं उनमें -3 हो रहा है। तो इसको लिख लेते हैं E, उसके बाद U, L, G और H। तो आप कहेंगे E होता है दोस्तों 5 पर, और यदि इसमें 3 माइनस कर दे तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि B। ऑप्शन नंबर B से शुरुआत होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर A तो गलत हो गया। इसके बाद U होता है 21 पर, और इसमें यदि 3 जाएगा तो दोस्तों आप कहेंगे 21 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 18। 18 का मतलब R, तो B के बाद दोस्तों R आना चाहिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। बचता है केवल और केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B इस तरह से ब्राइड आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे में लॉजिक चल रहा है -3 का, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 4। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यहां पर हमें एक शानदार सी अक्षर श्रृंखला दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों, अक्षर श्रृंखला, और इसमें बताना है कि कौन सा स्थान इन खाली स्थानों को पूरा करेगा, जो विकल्प आएगा। तो दोस्तों ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। टोटल जो नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे दोस्तों आप कहेंगे सर 18 मिले हैं। तो 18 के 2 पेयर बनते हैं, या तो 3 गुणा 6 का बना लें, या दोस्तों 6 गुणा 3 का बना लें। इसके अतिरिक्त 2 पेयर और बन सकते हैं जो 2 और 9 के बीच में बनेंगे, लेकिन हम इसी पेयर से संपर्क कर लेंगे। और हमेशा हमने कोशिश करनी है कि दोस्तों इसमें क्या बनाएं, हमेशा बड़ा पेयर बनाएं। क्या बनाएं दोस्तों, याद रखेंगे हमेशा बड़ा पेयर बनाने, यानी कि 6 गुणा 3 का प्रयास करेंगे। तो 6 गुणा 3 को कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, गौर से समझिएगा। 6 के अगर 3 बराबर भागों में इसको हम बांट दें, 6 के अगर 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो कुछ इस तरह से ये बढ़ जाएगा। अब इसके बाद नंबर फिल करेंगे दोस्तों। नंबर फिल करेंगे, क्या हो सकता है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे यहां पर अगर हम डबल F कर दें तो डबल G डबल E, डबल F डबल G डबल E। आगे देखेंगे डबल G डबल E डबल F, उसके बाद डबल E डबल E डबल F डबल G। यानी कि ये जो पेयर चल रहा है साथी, वो पेयर ये चल रहा है। कौन सा पेयर चल रहा है, F 2 बार आ रहा है, E 2 बार आ रहा है, G 2 बार आ रहा है। हालांकि इनके नंबरों में हेरा फेरी हुई है। ठीक है, नंबरों में हेरा फेरी हुई है, लेकिन सारे के सारे ये जो नंबर हैं
ये दो दो बार आ रहे हैं, ठीक है। डबल एफ डबल जी डबल ई, फिर डबल जी डबल ई डबल एफ, फिर डबल ई डबल एफ डबल जी। तो इस तरह से जब हम देखेंगे दोस्तों तो हमने फिल कौन कौन से नंबर किए हैं, तो आप कहेंगे सर एफ सबसे पहले फिल किया है, तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। उसके बाद ई आया है, एफ के बाद ई आया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे जी फिर ई फिर एफ, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग गौर से समझिए, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। जल्दी से बताइए ये जो श्रृंखला दे रखी है इसमें जो नंबर आएगा वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आ जाएगा, जल्दी से बताना है। तो अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, गौर से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों लिखा है 0, उसके बाद लिखा है 2, फिर लिखा है 8, आगे लिखा है दोस्तों हमारा 14, 14 के बाद आया है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद 34 आया है। तो अगर आप इसके लॉजिक को समझेंगे साथियों, अगर आप इसके लॉजिक को समझेंगे तो यहां पर लिखा है 1 का स्क्वायर माइनस 1। गौर से समझना है दोस्तों आप लोगों को, यहां पर क्या लिखा है 1 का स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद यहां पर जब देखेंगे तो यहां पर लिखा है 2 का स्क्वायर माइनस 2। क्या लिखा है दोस्तों 2 का स्क्वायर माइनस 2। और आगे इसमें अगर देखेंगे, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो जब आप इसमें देखेंगे तो यहां पर लिखा है दोस्तों 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहां पर देखेंगे तो दोस्तों लिखा है 4 का स्क्वायर माइनस 2। गौर से समझते जाना, उसका लॉजिक आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और यहां पर जो लिखा है वो दोस्तों 6 का स्क्वायर माइनस 2 लिखा है। तो अब नंबर कौन सा आना चाहिए ये जरूरी हो जाता है। तो आप कहेंगे जब इन नंबरों को देखेंगे, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगर इन नंबरों को देखेंगे तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर माइनस 1 है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 है, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 1 है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 है। तो अब की बार क्या आना चाहिए, देखिए आगे तो नंबर में तो परमानेंट स्क्वायर चल रहा है 1 से लेके 6 तक, लेकिन एक बार में क्या किया है -1 किया है, दूसरी बार में -2, फिर एक बार -1, फिर दूसरी बार -2। तो अब की बार -1 आना चाहिए और नंबर आएगा 5 का स्क्वायर -1। 5 का स्क्वायर 25 और -1 करेंगे तो 24 आएगा। और 24 के अनुसार हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहां पर हम क्या रख देंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 24 रख देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों हमसे कहा है कि प्रश्न शब्द का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं। क्या कहा है, प्रश्न शब्द का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं। यहां पर लिखा है यूनिक वोकल, यूनिक वोकल का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। यहां पर दोस्तों इक्वल लिखा है EQUAL, तो यहां पर देखेंगे EQ, एक मिनट, E के बाद यहां पर Q, फिर U, फिर A, फिर L, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसको तो हम बना सकते हैं। इसके बाद आगे चेक करते हैं। आगे देखो वोकल लिखा है और वोकल हमें एज इट इज ये लिखा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लास्ट में वोकल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी वोकल है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को भी बना सकते हैं। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है क्वांट, तो QU, उसके बाद A, उसके बाद I, फिर N हो जाएगा T। लेकिन यहां पर कहीं दोस्तों हमें T तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कारण जो ऑप्शन नंबर सी है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हम नहीं बना सकते हैं, और यही इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों यदि हम चेक करने जाएं ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे नेव लिखा है NAIVE, तो एन तो हमें यहां पर मिल गया, उसके बाद ए यहां पर मिल गया, उसके बाद आई भी मिल गया, और वी भी मिल गया, और ई भी मिल गया, यानी कि नेव भी बना सकते हैं। केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी टी के कारण नहीं बना सकते हैं, क्योंकि क्वांट यहां पर क्या लिखा है, क्वांट लिखा है, और यूनिक वोकल में कहीं भी टी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न में बताना है कि ये जो बीच में नंबर दे रखा है इसके स्थान पर कौन सा नंबर आ जाएगा। तो अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की हम बात करें किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे, सीधा इसका लॉजिक क्रैक करते हैं। लॉजिक क्या लग रहा है, तो दोस्तों यहां पर देखिए 4 है, 4 के बाद 8 है, 16 है, 32 है और 64 है। तो इसी का प्रयोग करके किसी ना किसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए ये बीच वाला 4 है, तो हम क्या करेंगे सर, 4 में 2 का गुणा कर देंगे, बराबर 8 कर देंगे। और ये जो 8 आ चुका है यहां से चलेंगे इस दिशा में, ठीक है, 8 आ चुका है।
8 के बाद क्या करेंगे, अब की बार 8 में गुणा 2 का करेंगे तो दोस्तों 16 आ जाएगा। तो अब इससे इस दिशा में चल चुके हैं। अब देखिए हम 16 को उठाएंगे और गुणा 2 कर देंगे तो 32 आ जाएगा, यानी कि 16 से 32 पर पहुंच गए। अब क्या करेंगे, 32 को उठाएंगे गुणा 2 कर देंगे तो बराबर में क्या 64 आ जाएगा। तो 32 से हम 64 पर पहुंच गए। कुछ इस तरह से लॉजिक चल रहा है। अब देखिए इसको तो हम बना चुके हैं, यानी कि बीच वाले से शुरुआत करते हुए कॉर्नर पे आना है। कौन से कॉर्नर पर, बीच वाले से शुरुआत करते हुए इस कॉर्नर पर आना है। इसके बाद अब शुरुआत करते हैं इसकी, तो इसको गौर से समझिए। 5 के बाद क्या है, 10 है। तो अगर हम देखें यहां पर, देखिए यहां पर अगर हम 5 को रख दें और मल्टीप्लाई 2 कर दें अपने मन से, तो हमें अगला 10 प्राप्त हो जाएगा। यहां से अगर चलेंगे ये वाले, ठीक है, ये 10 प्राप्त हो जाएगा। तो 10 से अब कर दें 2 का गुणा तो दोस्तों 20 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 10 से 20 भी प्राप्त हो गया। अब क्या करें, 20 का गुणा 2 में कर दें तो 40 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमें 40 प्राप्त, जो कि 20 के बाद 40 भी हो गया। इसके बाद अब 40 से कर दें 2 का गुणा तो 80 प्राप्त हो जाएगा। तो यही लॉजिक चल रहा है। इस लॉजिक को आप लोगों को समझना है। अब देखिए बात कर लेते हैं अगले नंबर की। तो अगले नंबर में देखिए, गौर से देखें, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका गुणा 2 करें तो 5 आ जाए। तो आप कहेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका गुणा अगर 2 करें तो 5 आ जाए। तो दोस्तों गौर से समझिएगा, ऑप्शन नंबर ए 0 है, कोई मतलब नहीं है। 10 में अगर 2 का गुणा करें तो कितना आएगा, 20 आएगा, तो गलत है। 20 में 40 आएगा। अब बचा हमारे पास 2.5। अगर हम दोस्तों 2.5 में गुणा करते हैं 2 का, 2.5 में गुणा करते हैं 2 का तो 25 दूना का 50 हो जाएगा और एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 5 आ जाएगा हमारा। तो 5 आएगा तो मतलब ये 5 आ गया। उसके बाद गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 2, इस तरह का लॉजिक चल रहा है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो हमारा आएगा 2.5। क्या आएगा साथियों, याद रखेंगे, जो नंबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला है वो 2.5 आएगा, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों यही इसका लॉजिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। यानी कि एक रेलगाड़ी है। चलिए पिछली क्लास में भी रेलगाड़ी थी, अब भी इस क्लास में रेलगाड़ी में बैठ लेते हैं। चलिए सफर कर लेते हैं। आजकल बहुत ज्यादा हमें रेलगाड़ी मिल रही है। तो दोस्तों अगर बात कर लें रेलगाड़ी की, तो कुछ इस तरह से हमारी रेलगाड़ी दिखती है। और ये जा कहां पर रही है, तो इसमें ये पहिए लगे हैं, ये जा रही है दोस्तों दक्षिण से पश्चिम की ओर, कुछ इस तरह से जा रही है। ठीक है, अभी कह रहा है उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। मान लीजिए कोई गाड़ी है, आप एक्सपेरिमेंट करना, कल सुबह आप अपनी बाइक या साइकिल पर जाना और उसमें मुट्ठी में थोड़ी धूल लेना, और आप जब अपनी साइकिल को भगाएंगे और उस धूल को अपने लेवल से छोड़ना, तो वो धूल आपके कहां पर जाएगी, तो आप कहेंगे सर पीछे की ओर जाएगी। तो देखिए जो रेलगाड़ी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। कहां पर, उत्तर की ओर। और यहां कहीं इसका सलेंसर होता है, यानी कि इंजन होता है। तो इंजन से जो निकलने वाला धुआं होगा वो कहां पर जाएगा, तो आप कहेंगे जो इंजन से सर निकलने वाला धुआं होगा वो दक्षिण की ओर जाएगा। कहां पर जाएगा, दक्षिण की ओर। और यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए। कोई गाड़ी है वो आगे की ओर जा रही है और उससे निकलने वाला जो धुआं है वो कहां पर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन अभी तक ये बात हमसे नहीं कही है। पिछले बार जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें कहा था जो हवा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है और गाड़ी ऊपर की ओर जा रही, तब ये धुआं जा रहा था दक्षिण पूर्व की ओर। लेकिन इस क्वेश्चन में तो कहीं हवा चल ही नहीं रही है, तो हवा नहीं चल रही है, तो सीधा सीधा जो धुआं होगा वो दक्षिण की ओर चला जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। एक कोई परिवार है, उसमें कुछ बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे का 4 भाई हैं और उसकी क्या है, 3 बहनें हैं। तो इस तरह से बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं बच्चे। एक बच्चा बनाएंगे। मान लीजिए एक ये बच्चा है, क्या है, ये एक चाइल्ड है, इसके 4 भाई हैं, इसी के जैसे 4 भाई हैं। तो इसी के जैसे इसके 4 भाई बना देते हैं। ठीक है, इसके 4 भाई हो गए। देखिए कहीं पर भी देख लीजिए, इसमें यह कहा है कि न्यूनतम संख्या बतानी है दोस्तों, परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या। तो हम बता देंगे, कैसे बताएंगे। देखिए मान लीजिए ये एक चाइल्ड है, इसके 4 भाई हैं। क्या है दोस्तों, इसके 4 भाई हो गए और इसी की 3 बहनें भी हैं, तो इसकी 3 बहनें भी बना देंगे। तो ये इसकी कुछ इस तरह की 3 बहनें हो जाएंगी। तो अब कह रहा है कि परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों न्यूनतम संख्या पूछा है तो सीधा सारे के सारे काउंट कर लीजिए। अब देखिए कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
कितने हो रहे हैं सर? 8 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं। कह रहे परिवार में कम से कम 4 भाई हैं, प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। एक बच्चा है जिसके 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, तो परिवार में न्यूनतम बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए यहां पर कितना आ रहा है, 3 बहनें हो गई, उसके बाद 4 एक बच्चे के भाई हो गए। ठीक है, मान लीजिए ये एक बच्चा है, इसके ये 4 भाई हो गए और इसकी 3 बहनें हो गई। अब यहीं पर अगर दूसरे ओर देख लिया जाए तो ये मान लेते हैं एक ये बच्चा है, कौन सा? ये वाला। एक ये वाला बच्चा है, इसके कितने भाई? 3 यहां पर, एक यहां पर, 4 ये भाई और 3 बहनें। तो ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चल जाएगा। लेकिन लेकिन यहां पर एक लफड़ा हो जाएगा। अगर हम बात कर लें इसकी, अगर इसकी बात कर लें तो यहां पर इसकी 2 बहन 5 भाई हो जाएंगे। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप प्रश्न को गौर से पढ़ेंगे, कह रहा है प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके 4 भाई तो हम बना देंगे, लेकिन उसमें आगे एक बात कही है, 1 मिनट, इसमें एक आगे दोस्तों बात कही है कि 3 बहनें भी होना चाहिए। कह रहा है 3 बहनें होना चाहिए प्रत्येक बच्चे की। तो अगर मैं बात कर लूं इस बहन की, तो इस बहन की अगर बात करूं तो इसकी तो 2 ही बहनें हो रही हैं, और फिर इसको छोड़ करके अगर मैं इस बहन की बात कर लूं तो इस भी बहन की 2 बहनें हो रही हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है प्रत्येक की न्यूनतम 3 बहनें होना चाहिए। तो एक लड़की हमें और बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि इस लड़की की तभी तो ये 3 बहनें बनेंगी, और इसके न्यूनतम 4 भाई, यानी कि कम से कम 4 भाई, ये ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। कम से कम 4 भाई हैं और कम से कम 3 बहनें हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब इस स्थिति में बताइए कि बच्चों की न्यूनतम संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस स्थिति में जो सही उत्तर बनेगा वो दोस्तों 9 बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 9 बनेगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की 3 बहन होना अनिवार्य है। अब मैं कह दूं कि इस बच्ची की बताइए 3 बहनें कहां से होंगी? जब ये आएगा ही नहीं तो 3 बहनें तो बनेंगी ही नहीं, इसलिए 4 लड़कियां 5 लड़के होना अनिवार्य है। तो 9 इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, श्रीमती सुशीला अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 जनवरी 1997 को मनाई, तब उनकी अगली वर्षगांठ 30 जनवरी 1998 को किस दिन होगी? चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझिए आप लोग। इस क्वेश्चन में कहा कि सुशीला नाम की लड़की है, उसने शादी की जो वर्षगांठ है वो अपनी 30 जनवरी और संधि 1997। ठीक है, 1997 को उसने वर्षगांठ मनाई। अब कह रहा है इनकी जो अगली वर्षगांठ होगी 30 जनवरी 1998 की। 30 जनवरी 1998 की बताना है। कब की? 1998 की। लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी दे रखी है, सर जो 30 जनवरी 1997 था इसमें मंगलवार था। तो क्या आप बता सकते हैं कि 30 जनवरी 1998 का मंगलवार के अलावा कौन सा दिन हो जाएगा? देखिए 30 जनवरी 1997 को तो मंगलवार था, तो अब बताना है 30 जनवरी 1998 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें एक जोड़ेंगे, एक जोड़ देंगे, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा और बुधवार आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? यदि आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी है तो आप इसको समझ जाएंगे, यही इसका राइट आंसर है। देखिए जिसने नहीं देखा है उसके लिए फिर भी समझाना जरूरी है। चलिए तो इसको गौर से समझिए। देखिए जो एक साधारण वर्ष होता है उसमें जो दिनों की संख्या होती है 365 होती है, और जब इसमें टोटल विषम दिन निकाले जाते हैं 7 से भाग किया जाता है। 7 से भाग करने के बाद जब हम करते हैं 7 पंचे 35 बचेगा 15, 7 दूना का 14, जो रिमाइंडर आता है वो हमारा 1 आता है। क्या आता है दोस्तों? जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। जब रिमाइंडर 1 आएगा साथियों तो यही रिमाइंडर 1 इसमें जोड़ दिया जाता है। किसमें जोड़ दिया जाता है? मंगलवार में। और मंगलवार में जब 1 जुड़ जाएगा तो बुधवार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब नए बच्चे भी समझ गए होंगे और पुराने तो समझदार ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बुधवार बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है यदि किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं, कोई घड़ी है उसमें 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं, तो दर्पण में देखते हैं इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के कई क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। देखिए गौर से समझिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार सॉल्व किए हैं, और उनके लिए जो दर्पण प्रतिबिंब है क्या है, याद रखेंगे, जो दर्पण प्रतिबिंब है इसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, 11:60 में से दिया हुआ समय माइनस कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, चलिए इसको गौर से समझिएगा। देखिए दर्पण प्रतिबिंब पूछा है और समय दे रखा है 7:46 सही 4/11। तो इसको क्या करेंगे, इसको समझना है आपको। तो अब की बार हम लिखेंगे 11:60 की जगह लिखेंगे क्या, 59 मिनट। क्यों लिखेंगे इसको भी समझेंगे। 11:59 और यहां पर क्या लिख देंगे, 60 सेकंड लिख देंगे। कुछ इस तरह से कर देंगे। ठीक है, गौर से समझिएगा।
अब दिया हुआ समय क्या है, तो आप कहेंगे 7:46 है, माफी चाहेंगे, यहाँ पर 40 नहीं है, 7:46 है, ठीक है, क्या है 7:46। अब देखिए 7:46 ये हो गए, और ये 4 सही, सॉरी 4 कह रहा है 4/11, 4/11 कह रहा है, माफ करेंगे, कह रहा है 46 सही 4/11 मिनट पर समय बताना है। तो चलिए इसको सीधा सीधा घटा लेते हैं, चलिए इसको घटा लेते हैं, तो गौर से समझेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पर 13 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, तो 4:13 तो आना चाहिए, 4:13 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस कारण ये सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, तो ये भी समझना जरूरी है। ये देखिए लिखा है 4/11, ये 4/11 लिखा है, अगर हमें इसको 1 बनाना है, अगर इसको हमें 1 बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे दोस्तों 7/11। 7/11 क्यों, क्योंकि ये एक भिन्न बन गई, और भिन्न में जब हर समान है तो ऊपर ऊपर का जुड़ जाता है 11, और 11/11 कटेगा तो 1 आएगा, और 1 का मतलब है 60 सेकंड, 1 मिनट का मतलब है क्या 60 सेकंड, वही 60 सेकंड यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग समझ गए होंगे, और इसका जो सही उत्तर बनेगा साथियों वो 4:13 सही 7/11 सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिलोजिज्म का एक शानदार सा क्वेश्चन। दोस्तों इसमें कहा है कि कुछ लाल नीले हैं, चलिए सीधा सा बना देते हैं, जो मेरे लाल हैं वो नीले हैं, ठीक है, समझिए जो लाल हैं, कुछ लाल, 1 मिनट यहां पर लिख देते हैं कि जो कुछ लाल हैं, ये मान लीजिए ये इतने इतने से क्या है, ये सारे के सारे लाल हैं। सबसे पहले समझिए ये सारे के सारे लाल हैं, और इन लाल में से कुछ पार्ट आ रहा है नीले का, मान लीजिए ये वाला पार्ट, कौन सा, ये गौर से समझिए, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आ रहा है ये लाल में किसका आ रहा है, आप कहेंगे सर नीले का आ रहा है, कुछ लाल हमारे नीले हो गए। आगे कह रहा है सभी सफेद नीले हैं, जितने भी दोस्तों सफेद हैं, जितने भी सफेद आ रहे हैं वो नीले आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं नीले, तो 1 मिनट, सभी के सभी सफेद यहां से बनाएंगे, सभी के सभी सफेद क्या हो जाएंगे, सभी सफेद नीले हैं, तो मतलब क्या होना चाहिए, सभी सफेद नीले के अंतर्गत आने चाहिए, ऐसे बनेगा, और ये जो पार्ट बनेगा ये दोस्तों हमारा सफेद का बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा, इसको आप लोग गौर से समझिएगा। तो सभी सफेद नीले हो गए। अब कह रहा है सभी पीले लाल हैं, जितने भी पीले हैं वो किसके अंतर्गत हैं दोस्तों, जितने भी पीले हैं वो लाल के अंतर्गत हैं, गौर से समझिएगा दोस्तों। 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं सॉरी, कह रहा है जितने भी पीले हैं वो किसके अंतर्गत हैं, वो लाल के अंतर्गत हैं, तो इस तरह से यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, पीला आ जाएगा। 3 निष्कर्ष, सॉरी 3 कथन हो चुके। अब कह रहा है कुछ सफेद, जो कुछ सफेद का पार्ट है वो नारंगी है, चलिए इसको भी बना लेते हैं। कुछ सफेद हमारा क्या है, वो नारंगी है, तो सफेद कहां पर है, ये छोटा सा पार्ट, नीले के अंदर छोटा सा पार्ट के अंदर आ जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा नारंगी। तो कुछ इस तरह का हमारा आरेख बनेगा दोस्तों। क्या आपको अभी तक समझ में आ रहा है, अभी हमने क्वेश्चन के कथन जो भी दिए थे उनके अनुसार इस आरेख को बनाया है। अब अगर आप इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे तो इसमें कहा है कि कुछ सफेद पीले हैं, क्या कुछ सफेद, देखिए सफेद का ये वाला पार्ट है, ये गौर से समझिएगा, ये वाला पार्ट क्या इस पीले से संबंध रख रहा है, सर हमें नहीं पता है एग्जैक्टली क्या चल रहा है, हो सकता है सफेद पीला हो जाए, हो सकता है पीला सफेद हो जाए, तो इस तरह से हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। एग्जैक्टली जब पता नहीं चलता है तो क्लियर पता न चलने के कारण पहला वाला गलत हो गया। इसके बाद कह रहा है कुछ नारंगी निश्चित रूप से लाल हैं, कुछ नारंगी, ये रहे नारंगी और ये रहे लाल, तो क्या ये कुछ नारंगी निश्चित रूप से लाल हैं, ये निश्चित रूप को आप गोली मारिए, ये कुछ नहीं है, ये आपको सिर्फ बहकाने के लिए है। अब बताइए क्या कुछ नारंगी लाल हैं, तो हम कहेंगे सर हमें इसका एग्जैक्टली संबंध पता नहीं चल रहा है। क्या है दोस्तों, इसका एग्जैक्टली संबंध पता नहीं चल रहा है, तो जब एग्जैक्टली संबंध पता नहीं चल रहा है तो ये भी गलत। अब क्या कह रहा है, कम से कम कुछ नीले नारंगी है, कह रहा है कम से कम कुछ नीले नारंगी है, तो यहां पर ये कम से कम पे ध्यान नहीं देना है, ये भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ बच्चे को बहकाने के लिए होता है। अब पढ़िए कुछ नीले नारंगी है, देखिए पूरा बड़ा सा पार्ट आ रहा है नीले का, इसको देखेंगे, उसके बाद ये कुछ पार्ट नारंगी और नीले का दोनों का मिक्स कर रहा है, इस कारण अब हम कहेंगे कुछ नीले नारंगी हो गए, तो नीले नारंगी हो गए तो ये वाला सही, और इस तरह से हम कहेंगे केवल और केवल तीसरा अनुसरण करता है। क्या है दोस्तों, केवल और केवल तीसरा अनुसरण करता है, और ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें लिखा है केवल तीसरा अनुसरण करता है। यही दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कौन सी आकृति काटे गए चित्र को खोलने पर प्राप्त होगी। देखिए यहां पर एक चित्र दे रखा है, इसमें कुछ आकृतियां काटी गई हैं। सबसे पहले कुछ चित्र कुछ इस तरह से था,
फिर इसको बीच से काट के ऐसा बंद कर दिया। उसके बाद फिर भी यहां पर नहीं रुका, इसको भी बीच से काटकर ऐसा बंद कर दिया। उसके बाद यहां पर दो क्या कर दिए, दो सर्कल बना दिए। तो जब हम इस चित्र को खोलेंगे तो सबसे पहले ये चित्र कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ इस तरह से ये चित्र दिखाई दे रहा है ऐसा, और इसमें दो ये सर्कल हैं। जब ये यहां से फोल्ड होके बाहर की ओर खुलेगा, जब ये बाहर की ओर खुलेगा तो दोस्तों कुछ इस तरह से बनेगा, गौर से समझिएगा, इस तरह से। और ये सर्कल जो है, ये जो सर्कल है ये कुछ यहां पर ऐसे आ जाएंगे सॉरी, ये जो सर्कल है ये यहां पर कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, ये बन नहीं रहे यार। देखिए ये क्वेश्चन में ऐसे सर्कल आ जाएंगे। इसके बाद अब देखिए ये तो इस तरह से था, ये डिब्बा ऐसा था, इसमें क्या हुआ, एक मिनट, ये डिब्बा हमारा ऐसा था और इसमें क्या था, ये बीच से कटा था, तो इसमें दो सर्कल काटे गए थे। तो जब खुलेगा तो ये दो सर्कल इस तरह से बन जाएंगे। और इसके बाद अब इसको ऊपर की ओर खोलना है, तो जब ऊपर की ओर खोलेंगे तो कुछ इस तरह से सर्कल प्राप्त होंगे और ये पूरा का पूरा एज इट इज ऐसा बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो याद रखिएगा ऐसी आकृति कहां पर दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है। सी गलत है, डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न कह रहा है सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहां पर एमएन दर्पण रखा है, इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न को आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए जो वस्तु दर्पण के नजदीक होती है दोस्तों वो हमेशा नजदीक ही रहती है। तो दर्पण के नजदीक एक हमें इसका ये जो व्यक्ति है इसका तो मुंडी दिखाई दे रही है, उसके बाद इसका ये तिरछा वाला हाथ दिखाई दे रहा है। दर्पण के नजदीक इसका हाथ है तो इसका हाथ भी ऐसा ही बनना चाहिए दोस्तों, इसका हाथ कुछ ऐसा बनना चाहिए। उसके बाद ये सीधा बनेगा, उसके बाद क्या होगा, इसके नीचे ऐसा पेट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ऊपर जाएगा और इसके ऊपर ऐसा सर्कल रख जाएगा। ठीक है, इससे ऐसे समझिए। उसके बाद ये सामने ऐसा हाथ बनाएगा, उसके बाद इसकी एक लंबी सी टांग निकलेगी, यहां पर एक लंबी सी टांग निकली है और आगे इसकी एक और टांग निकल आएगी, ये वाली, इसको भी गौर से समझना है, ये वाली टांग। ठीक है, ये वाली टांग, तो ऐसा बनना चाहिए। और इसके हाथ में एक फुटबॉल भी यहां पर होनी चाहिए। तो सारा का सारा मैंने बना दिया है, आप इसको देखिए कौन सा दिखाई दे रहा है। देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए को चेक करें दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए को चेक करें तो इसका ये जो हाथ है सीधा है, लेकिन ये हाथ थोड़ा तिरछा बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये उल्टी दिशा में दोनों के दोनों देख रहे हैं। अब देखिए बचता है केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है बेन आरेख का। कह रहा है दोस्तों अचार, खट्टा और संतरा, अचार, खट्टा और संतरा में से बताइए कौन सा बेन आरेख बनेगा। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये रहा हमारा अचार, ये रहा खट्टा और ये रहा संतरा। तो इसका आरेख कैसे बनेगा इसको गौर से समझिए। सबसे पहले एक आरेख आएगा जो दर्शाएगा किसको, खट्टा को। सबसे पहले एक आरेख आएगा वो दोस्तों खट्टा को दर्शाएगा, किसको, खट्टा को। और खट्टे में कुछ हमारा हिस्सा आ जाएगा संतरा का। जो कुछ संतरे हो जाएंगे वो हमारे कुछ संतरे कैसे होते हैं दोस्तों, खट्टे होते हैं, तो संतरा यहां पर आ जाएगा। इसके बाद अब अचार को देखें, यदि हम आम का अचार रखते हैं तो वो कैसा होता है, आम का अचार खट्टा होता है। इसके अतिरिक्त यदि हम मिर्च का अचार रखें तो वो तीखा होता है। तो कुछ अचार का जो पार्ट होगा यहां पर हम क्या लिख देंगे, इसको अचार लिख देंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिख देंगे, अचार। तो अचार का कुछ पार्ट खट्टे में आ जाएगा और कुछ पार्ट किसमें, संतरे का खट्टे में आ जाएगा। तो ऐसा आरेख बनेगा और ऐसा आरेख जो है वो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यही इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। यदि आज की क्लास पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।